नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक दौर ऐसा था कि जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई थी। एक अनजाना सा खौफ, अनजाना सा डर दुनिया के हर देश में था, हर घर में था। क्या होगा? सारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। भारत के लोग भी उस समय बहुत डर के खौफ में, बहुत आशंका के खौफ में जी रहे थे। लग रहा था कि भारत के बैंक डूब जाएंगे, भारत का बाजार दिवालिया हो जाएगा, हमारे आपके सारी तरक्की रुक जाएगी। मगर उस दौर में एक प्रधानमंत्री ऐसा था जो बहुत कम बोलता था। लोग उसको मौनी बाबा कहने लगे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। नाम था मनमोहन सिंह। अकेले उस शख्स की नीतियां ऐसी थीं कि जिस समय पूरी दुनिया के बाजार डूब रहे थे, पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी, लेकिन भारत उस मंदी की चपेट में आया नहीं, मंदी से उबर गया। देश की अर्थव्यवस्था इस तरह चल रही थी कि मेरे और आपके अलावा गांव का ननकू, गांव का रईस, हर कोई खुश था। अपने अड़ोस पड़ोस के माहौल को जरा 2014 के पहले के दौर में ले जाइए। आप देख रहे होंगे, गांव में ट्रैक्टर आते थे, गांव में गाड़ियां नजर आने लगी थी, लोगों के हाथ में हर एक साल में दो दो मोबाइल नजर आने लगे थे। मगर फिर लगता है देश को किसी की नजर लग गई। अन्ना का आंदोलन हुआ, ऐसा लगा कि कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, तमाम बातें होने लगी और हुकूमत बदल गई। 2014 में एक ऐसे शख्स आए जिनका नाम नरेंद्र मोदी था, जिनको अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा देवताओं का देवता कहते हैं। लोगों को लगता था कि ये भगवान विष्णु का अवतार हैं। मेरे एक मित्र हैं, पीसीएस, एक आईपीएस थे। वो मुझे समझाते थे कि संजय, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये आदमी भगवान विष्णु का अवतार है। लोगों ने यहां तक मन बना लिया था, भक्तों ने यहां तक मन बना लिया था। लेकिन 9 साल में देश को मणिपुर और हरियाणा मिला। 9 साल में केवल झूठ और ख्याली पुलाव मिले। ये पहली बार हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर इतना झूठ बोला कि पूरी दुनिया हम पर हंसने लगी। कभी किसी देश के, किसी मुल्क का कोई सबसे शिखर पे बैठा आदमी आमतौर पे दूसरे देश में जाके झूठ नहीं बोलता, कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को अपने को महामानव साबित करना था। कह बैठे कि भारत में हर साल एक आईआईटी खुल रहा है, एक आईआईएम खुल रहा है। और संसद में जब पूछा गया तो पता चला 5 साल में देश में कोई आईआईटी नहीं खोला, कोई आईआईएम नहीं खोला। सरकार ने कुछ उल्लेखनीय काम जरूर किए। ये काकड़ काम कर दिए कि आंकड़े सरकारी फाइलों से गायब कर दिए गए। आंकड़े आप तक आएंगे नहीं तो आप सच जानेंगे नहीं। अब आंकड़े नहीं आते कि देश में कितने किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं व्यक्तिगत आधार पे, एनजीओ के आधार पे, वो सर्वे बता रहे हैं देश में बड़ी संख्या में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। 2014 में वादा किया गया था कि हर किसी के छत सर पर छत होगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी आएंगी, लेकिन अग्निवीर हमारे हाथ में थमा दी गई। 4 साल में नौजवानों को घर बिठा दिया गया, पेंशन नहीं मिलेगी। ये बात अलग है कि इस देश में 80-80 साल तक नेता राजनीति नहीं छोड़ते हैं। अब एक बार विधायक, 2 बार विधायक होंगे तो दो दो बार पेंशन लेते हैं। नेताओं के पास से किसी शान और शौकत की कमी नहीं हुई। प्रधानमंत्री हजारों करोड़ का जहाज खरीदते हैं, कोई जरूरत नहीं थी तब भी हजारों करोड़ की एक नई संसद बनाते हैं, और गरीब दर गरीब होता जा रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की अनाज दिया जा रहा है क्योंकि उसके पास रोटी नहीं थी। ये सब भी चलता रहता, लेकिन मणिपुर में आई फोटो ने पूरी दुनिया में हमें शर्मसार कर दिया। इस बीच हरियाणा धधक उठा और प्रधानमंत्री हर बार की तरह खामोश रहे। तब लोगों ने पूछा कि आखिर ये खामोशी क्या कहलाती है। तो मुझे एक कुछ लाइनें याद आई, वो मैं
आज आपके सामने कहना चाहता हूं। समुंदर, ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं। समुंदर, तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम अहले शहर की ख्वाहिश हम अहले शहर की ख्वाहिश की मिलजुल कर रहें, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। मेरे मित्र ने मुझे एक मैसेज भेजा। मैं उसमें अपना कोई ज्ञान नहीं लगा रहा, मैं आपको वो मैसेज हूबहू पढ़ के सुना रहा हूं। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइएगा। अगर आप भी उन्हें देवताओं का देवता मानते हैं तो मैं आपसे मना नहीं कर रहा। आप उन्हें देवताओं का देवता माने रहिए, अपने ख्याल को पुख्ता करिए, लेकिन इस मैसेज को पढ़िए। मैसेज है कि अगर आप ये जान लें कि नरेंद्र मोदी का भारत अपनी ही आवाम के लिए किस तरह काम करता है, तो आप दंग रह जाएंगे। ये मैसेज उन्होंने मुझे भेजा और लिखा है इस मैसेज में, ये जानकर भी कि खुद देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली किस कदर खतरनाक है। व्हाट्सएप मैसेज आया। उन्होंने लिखा कि यह बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, साबित कर दी मणिपुर की हिंसा की कार्रवाई में सुनवाई करते हुए। हिंसा रोकने में मणिपुर सरकार की नाकामी की ओर इशारा करते हुए कहा कि सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि राज्य में कुल 6,532 एफआईआर हिंसा को लेकर हुई हैं, उसमें से 11 महिलाओं के साथ हिंसा की। चीफ जस्टिस ने पूछा कितनी जीरो एफआईआर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड 11। चीफ जस्टिस ने पूछा कितनी जीरो एफआईआर कब सामान्य एफआईआर में बदली। सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं मालूम। ये देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही है, एक दिन में सुनवाई हो गई है, वो ऐसा नहीं है। पर्याप्त समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि साहब नहीं मालूम। चीफ जस्टिस पूछते हैं यौन हिंसा के वीडियो पर कब गिरफ्तारी हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ने कहा इक्का दुक्का मामले को छोड़कर किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं जमीन पर हालात इस कदर खराब हैं कि जब प्रधानमंत्री को मालूम चला तब गिरफ्तारियां शुरू हुई। चीफ जस्टिस को थोड़ा खराब लगना चाहिए भी। चीफ जस्टिस ने पूछा मतलब मई से जुलाई तक मणिपुर में कानून का राज नहीं था? जब प्रधानमंत्री को पता चला तब गिरफ्तारी शुरू हुई, उससे पहले राज्य में कानून का राज नहीं था, राज्य की मशीनरी ध्वस्त हो चुकी। चीफ जस्टिस ने कहा 6,500 से ज्यादा एफआईआर में सिर्फ 7 गिरफ्तारी हुई हैं। सॉलिसिटर जनरल फरमाते हैं 7 गिरफ्तारी तो उस वायरल वीडियो को लेकर है, 250 गिरफ्तार हैं और 12,000 एहतियाती गिरफ्तारी है, मतलब पूछताछ के लिए जिनको बुलाया गया है। इस पर चीफ जस्टिस भड़क उठते हैं, पूछते हैं क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है जिन्होंने कुकी महिलाओं को भीड़ के हवाले किया था? डीजीपी ने जांच की। डीजीपी क्या कह रहे हैं? सॉलिसिटर जनरल चुपचाप सुन रहे हैं। कोर्ट बता रही है कि किसकी क्या ड्यूटी है, कैसे क्या काम करना चाहिए, आगे क्या होता है, ये हम सवाल करते हैं। यहीं से मूल सवाल शुरू होते हैं। क्या प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं थी? प्रधानमंत्री तो ड्रोन कहते हैं कि मैं ड्रोन उड़ाता हूं, मुझे पता चल जाता है देश में कहां क्या चल रहा है, तो उनका ड्रोन क्या मणिपुर की तरफ नहीं गया? अगला सवाल, क्या मणिपुर की डबल इंजन सरकार ने केंद्र से सच छुपाया? तीसरा सवाल, जब राज्यपाल कह रही हैं कि मैंने इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे, तो क्या उन्होंने केंद्र को सच नहीं बताया? क्या राज्यपाल के सलाहकार केंद्र के अफसर को इसकी जानकारी नहीं थी कि
राज्य में हो क्या रहा है? क्या इस देश के राष्ट्रपति से मणिपुर का सच छुपाया गया? क्या देश के गृह मंत्री से मणिपुर का सच छुपाया गया? ये 6 सवाल तो उठेंगे, आगे भी उठेंगे और इतिहास में भी उठेंगे। क्या 2002 में गुजरात दंगों के समय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सत्ता पर यही सवाल नहीं उठे थे? क्या यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए वे सवाल मौजूद नहीं है? इससे भी आगे जाइए, क्या 1992 में बाबरी ढांचे को गिराते हुए देश को दंगे की आग में झुलसाती सरकारों पर भी ऐसे ही सवाल नहीं थे? बिल्कुल थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन ना किसी ने आज तक पूछा और ना आपने इन सवालों से नजर मिलाने की कोशिश की। अब जवाबदेही पर आई है। क्या प्रधानमंत्री के पास इन्हीं 6 सवालों का जवाब था और आज भी है? नहीं। करण थापर को इंटरव्यू दिए हुए इंटरव्यू की याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी बीच इंटरव्यू को छोड़ के उठ जाते हैं, कहते हैं दोस्ती बनी रहे। क्या मणिपुर पर प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब हो सकता है? नहीं, इसके अलावा कि दोस्ती बनी रहे। इसलिए वो संसद से भाग रहे हैं। 2002 के गुजरात के दंगों और 2023 के मणिपुर के दंगों में क्या फर्क है? मेवात से लेकर गुरुग्राम तक में दंगे की आग को लेकर मोदी जी चुप हैं, क्योंकि ये सभी उनकी पार्टी और आरएसएस के राजनीतिक प्रयोग हैं, ऐसी चर्चा है। इसी प्रयोग का जीता जागता खतरनाक खौफनाक शर्मनाक चेहरा है चेतन सिंह, वर्दी पहने हुए एक हत्यारा चेतन सिंह। ऐसे दर्जनों मामले देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पे पेशाब करती हुई तस्वीर ऐसी ही एक मामलों का हिस्सा है। सत्ता चुप है, जवाब नहीं है, जानकारी नहीं है। अब आखिरी सवाल, जब भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है, इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का प्रशासनिक ढांचा भी मणिपुर की तरह नाकाम हो चुका है, फिर तो मोदी सरकार और मणिपुर सरकार दोनों को, राष्ट्रपति को एक झटके में बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर मणिपुर की सरकार जनमत का भरोसा खो बैठी है तो नरेंद्र मोदी सरकार भी, अगर मणिपुर सरकार आज असंवैधानिक है तो नरेंद्र मोदी सरकार भी। बिल्कुल मोदी जी के भारत का सच यही है। ये मैसेज मेरे उस दोस्त ने भेजा, ये सवाल उठाए, मुझसे पूछा मैं इसका जवाब दूं, आप बताइए मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं कैसे कह दूं कि जो हत्यारी मानसिकता गुजरात के दंगों में थी वो उस चेतन सिंह के दिमाग में नहीं थी, जिसने व्यक्तियों की शक्ल देख के उनको ट्रेन चलती ट्रेन में गोली मार दी। आज कुछ प्रबुद्ध मुस्लिम नेताओं का बयान आया है, अब तो बुर्के में और दाढ़ी को लेकर ट्रेन में सफर करने से डर लगता है। क्या ये हत्यारी मानसिकता इस देश के खून में कभी थी? जिस देश में नारी को देवी माना जाता था, क्या उसकी मानसिकता में थी कि हम इस देवी को नग्न करके सड़कों पे घुमाएं, इसके शरीर से खिलवाड़ करें? क्या इस देश की रगों में था कभी कि मोनू मानेसर जैसा व्यक्ति, जो 2 लोगों की मार के हत्या करके जिंदा जला देने का आरोपी है, वो वीडियो कर रहा है समुदाय को उकसाने के लिए, वीडियो वायरल कर रहा है और गुजरात की तरह हरियाणा जल रहा है, और जलते हुए हरियाणा के बीच में मोनू मानेसर एबीपी और आज तक जैसे चैनलों पे आकर लाइव इंटरव्यू दे रहा है। इस गोदी मीडिया की हत्यारी मानसिकता का कौन रोकेगा? हत्या के अभियुक्त का लाइव इंटरव्यू, सफाई देता हुआ इंटरव्यू, एक धर्म पे हमला करते हुए इंटरव्यू, क्या इस सत्ता और गोदी मीडिया का मिला जुला हत्यारी मानसिकता इस देश को तेजाब बदलने में कौन रोकेगा? कहां ले जाएगी ये हत्यारी मानसिकता? कहां ले जाएगी ये जहर में बदलती हुई मानसिकता? कब होगा मणिपुर में शांति का ऐलान? कब देश के प्रधानमंत्री को लगेगा कि उनको संसद में बोलना चाहिए? मजबूरी हो गई है अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को आकर बोलने की, तब भी सांसद बेशर्मी से मेजें थपथपाएंगे, मोदी मोदी का नारा लगाएंगे। उनकी आंखों में शर्म, उनकी आंखों में नैतिकता का आप ढूंढते रहिएगा, बहुत मुश्किल से आप तलाश कर पाएंगे। क्या यही वो मुल्क है जिसको लेकर हम भारत मान, हम भारत महान का दुनिया में नारा लगा सकते हैं? और अगर आप लगा सकते हैं तो सच में आप महान हैं। अगर इस जलते हुए देश को देखकर भी आप खामोश हो जाते हैं तो सच में आप महान हैं।
अगर भीड़ किसी की हत्या कर रही है, भीड़ किसी का घर जला रही है और आप उसको शाबाशी दे रहे हैं, आप उसको महान बता रहे हैं, तो सचमुच आप महान हैं। मुझे आपकी महानता की कदर करनी चाहिए, आपके संयम की कदर करनी चाहिए। इन सबको देखकर भी आप किसी को देवताओं का देवता कह रहे हैं, तो मुझे आपके देवत्व को नमन करना चाहिए और मुझे सोचना चाहिए कि इतना संयम, इतना धैर्य, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति आप कहां से लाते हैं। बहुत बहुत मुश्किल है देश को बर्बाद होते हुए देखकर भी आप देवताओं के देवता का आलाप करते रहिए, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता ये ताकत आप कहां से लाते हैं, लेकिन कहीं तो आपकी ऊर्जा का केंद्र होगा। वो दिल्ली में हो, नागपुर में हो, वो आपके अड़ोस में हो, वो आपके पड़ोस में हो, वो आपको ये दिन भर आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बताते रहे कि मुसलमान कितने गंदे हैं, कितने खतरनाक हैं। आप पलट के उनसे कभी मत पूछिएगा कि 30 करोड़ लोगों को क्या हम अरब सागर में फेंक आएंगे। आप कभी मत पूछिएगा कि पाकिस्तान की आईएसआई भी ये चाहती है कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पैदा हो जाए, खाई पैदा हो जाए। कभी मत पूछिएगा कि जो आईएसआई चाहती है वो आरएसएस हो, वो बीजेपी क्यों चाहती है, वो क्यों हिंदू और मुसलमान के बीच में एक मतभेद बढ़ाना चाहती है। कभी मत पूछिएगा। आप इसी धैर्य के साथ रहिए, आप इसी संयम के संग रहिए, आप इसी देवताओं के देवता के साथ रहिए। बहुत मुश्किल दौर है। देश से लाखों लोग छोड़कर भाग रहे हैं। अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में शरण ले रहे हैं। 90% से ज्यादा वो है जो अरबपति हैं। तो जिनके पास कम पैसा है वो भारत छोड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश तक की नागरिकता ले रहे हैं। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे बेहतर होती जा रही है। हमारे आर्थिक ढांचे को खत्म किया जा रहा है। हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा है। देश में 80 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, 2 वक्त का राशन नहीं मिले तो वो मर जाएंगे। लेकिन आपको बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनल के लोग दिखाएंगे ये भक्ति काल है। सारा पैसा इस मीडिया पे खर्च किया जा रहा है। हजारों करोड़ पैसे मीडिया को दिखाया दिया जा रहा है, जिससे वो आपका ब्रेन वॉश करते रहे, आपको वो हिंदू मुसलमान करते रहे। अंबानी जैसे चैनल आपको आग लगाते रहे, आपको भड़काते रहे और आपको डर दिखा रहे रहे मुसलमानों को, और बदले में सत्ता ऐसे जलते हुए सवालों पर मौन बैठे और आप कुछ ना कह बैठे। तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, यही कामना करूंगा। शुक्रिया।